नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में छप करके आपके चयन को सुनिश्चित करने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देर किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च 1957 को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो फटाफट से हम एक एक ऑप्शंस की व्याख्या करते जाएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वह एक बेहतर दिशा में हो सके। तो पहला ऑप्शन था 24 जनवरी 1950। तो हम सभी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रगान है क्या, तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे बंगला भाषा में क्या कहते हैं? तो अमार सोनार बंगला। राष्ट्रगान को गाने का जो कुल समय है वह कुल 52 सेकंड का है, और इसकी पहली और पहली और अंतिम पंक्ति को अगर संक्षिप्त रूप में गाया जाए तो कुल 20 सेकंड का समय लगता है। तो राष्ट्रगान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वह सारे आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत है कौन सा? तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। और किसके द्वारा लिखित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है आनंद मठ, उससे यह उद्धृत किया गया है, मतलब लिया गया है। अगला ऑप्शन था हमारा 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन करता कौन है? तो पिंगले वेंकैया। नेक्स्ट है आपका 22 मार्च 1957। देखिए, जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं वह किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके ही लिखे गए हैं ताकि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय संवत अपनाया गया था। और राष्ट्रीय संवत कौन सा है? तो शक संवत। जो हमारा राष्ट्रीय संवत है शक संवत, यह कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तैयार किए। सबसे पहले कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। यहीं पर आप याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, जबकि संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूरी जनता को समर्पित किया गया था, भारत के लोगों को, 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन आपके राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। शक संवत कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार किस संविधान से उद्धृत हैं, यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रूस से, बी जर्मनी से, या सी दक्षिण अफ्रीका से, या डी अमेरिका से। तो आप आसानी से इसे कर पा रहे होंगे कि मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो रूस से हमारे लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य।
अब मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं, इनका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 का में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वहीं पर मौलिक अधिकार आपके कुल कितने हैं? तो यह आपके कुल 11 हैं। वर्तमान में आपके 11 मौलिक अधिकार हैं, जबकि 44वां संविधान संशोधन करके आपके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इस चीज़ को याद रखेंगे कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि 44वां संविधान संशोधन करके संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय इनकी संख्या कुल 10 थी। कितनी थी? कुल 10 थी। फिर इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और कौन सा जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो ये बात थी आपके रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, कहाँ इनका वर्णन है, इत्यादि चीज़ें। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, जर्मनी। जर्मनी से आपके लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध आपके जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब दक्षिण अफ्रीका से जो संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 368 में आपके जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका। तो मौलिक अधिकार, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो मौलिक अधिकार आपकी किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 3 में। और कितने से कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि जो अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है? किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है? देखिए, पहली बात तो यह जान लीजिएगा कि ये जो भी प्रश्नोत्तरी आपके लिए तैयार की गई है, यह सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर और मुख्यतः आपकी जो UPSSC के माध्यम से पैट परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उसके लिए विशेष तौर से तैयार की गई है। लेकिन इसके साथ साथ आप AS-TET की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, GD भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका संविधान पोर्शन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप किसी भी तैयारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैटर भी अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक करके आपको पूरे संविधान को टच किया जाएगा, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो बस आप एकाग्रचित होकर पूरा ध्यान अपने प्रश्नों पर रखिए। तो किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची में, या ऑप्शन नंबर डी 6वीं अनुसूची में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, जो कि वर्तमान में हैं। बात की जाए जब संविधान बन करके तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां। अब 8 के बाद जो ये 4 अनुसूचियां संविधान में जोड़ी गई, या किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो इन्हें भी हम आगे के प्रश्नों में कवर करेंगे। अभी हम फिलहाल में बात करते हैं कि किस अनुसूची में आपके पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय अनुसूची में आपकी यह बताया गया है कि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन आपकी द्वितीय अनुसूची में किया गया है। वहीं चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी
सीटों का आवंटन जो है वह चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। वहीं पर 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 22 भाषाओं का वर्णन आपकी 8वीं अनुसूची में किया गया है। और 6वीं अनुसूची जो कि आपका लास्ट ऑप्शन बचता है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय प्रशासन का वर्णन आपका किसमें किया गया है? तो 6वीं अनुसूची में। एक बार हम फटाफट से कुछ मुख्य अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची में आपके कहा गया है कि पहली अनुसूची में आपके बताया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। यानी कि प्रथम अनुसूची में आपके संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो कि वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में आप जान ही चुके हैं कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तृतीय अनुसूची में आपके शपथ का उल्लेख किया गया है, जो भी पदाधिकारी शपथ लेते हैं उनके विषय में। और चौथी अनुसूची के बारे में आप देख ही चुके हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद 5वीं अनुसूची में आपके जो है जनजातीय नियंत्रण और प्रशासन की बात की गई है। और 6ठी अनुसूची में आपके पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में आपके केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची का संबंध वही भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण से है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध आपके दल बदल कानून से है। और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। वहीं 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निगम से है। तो फटाफट से आपने सारी अनुसूचियां भी रिवाइज कर ली हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, हो सकता है कि एक क्वेश्चन कराने में 1 से 2 मिनट जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि आप काफ़ी चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं। तैयारी में मुख्य जो बिंदु होता है वह पढ़ने से ज़्यादा डिपेंड करता है आपके रिवीजन पर कि आपने कितना ज़्यादा रिवीजन किया है। क्योंकि पढ़े हुए चीज़ को जब जितना ज़्यादा हम रिवाइज करते हैं, मतलब होता है हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं और कन्फ्यूजन की सारी स्थितियाँ खत्म हो जाती हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्योंकि अनुच्छेदों के बारे में भी प्रश्न खूब भर भर के पूछे जाते हैं। तो हम अगला प्रश्न जो कर रहे हैं कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपने कोई भी अपराध किया है, दोष किया है, तो उसके विषय में आपके खुद के स्वयं के संरक्षण के लिए आपके क्या क्या अधिकार हैं, इन अधिकारों का वर्णन आपके किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 में और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में। देखिए, अगर आपको मौलिक अधिकार से संबंधित डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मैंने एक अनुच्छेद का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, लाइक सभी चीज़ों को, तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसमें जो है संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ मौलिक अधिकार का वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप ज़रूर देख लें क्योंकि उससे प्रश्न आपके प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में आपके समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में आपके क्या बताया गया है? समानता का वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट बात आपका आता है अनुच्छेद नंबर 19। 19 में आपके वाक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की, सभा करने की स्वतंत्रता इत्यादि चीज़ों की स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 19 के माध्यम से प्रदान की गई है। तो मैं जैसा पहले ही कह चुकी हूँ कि अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप मौलिक अधिकार का वीडियो ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 20, यानी कि अनुच्छेद 20 में आपके बताया गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अगर आपने कोई अधिकार किया है तो आपके कोई भी दोष किया है, कोई भी अपराध किया है, उसके लिए आपके यह अधिकार है कि आप को कोई भी जो है जेल में डाल रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कारण सिद्ध करके बताना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और आपकी बिना इजाज़त के आपके ऊपर दबाव बना करके किसी भी प्रकार की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी मर्जी का वकील चुनने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 17। तो अनुच्छेद नंबर 17 में आपके अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17 में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 19 से 22 में, और ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 32 में, वहीं ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 23 से 24 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आपका किस में किया गया है? तो सबसे पहले हम ऑप्शंस की व्याख्या करते हैं। उम्मीद करते हैं तब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कर लेंगे। देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी लाने का एक मेन मकसद ये भी है कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी तैयार किया है, यहाँ से आप अपना एक आंकलन कर सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि वीडियो के अंत तक रह कर के आप स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से 25 में से कुल कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में आपके समानता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32, इसे कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की संज्ञा किसे दी गई है? तो वह दी गई है आपके अनुच्छेद नंबर 32 को। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19 से 22, और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की आपके स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। और अनुच्छेद नंबर डी यानी कि 23 से 24 के मध्य आपके वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या वर्णित किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, आप 24 जो है अनुच्छेद 24 उसे बहुत ही ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 24 में आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो के अंत तक बने रह करके आप अपने आपका आंकलन कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। क्योंकि हाल ही में आपके नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, द्रौपदी मुर्मू जी आपकी नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो अभी नेक्स्ट आपका जो भी थोड़े समय में 1-2 या 2 दिन में कोशिश करूंगी कि राष्ट्रपति से बनने वाले जो भी आपकी नवीनतम राष्ट्रपति चुनी गई हैं उनसे जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं वह आपको करा दिए जाएंगे। उनसे प्रश्न पूछने की पूरी प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ अब राष्ट्रपति टॉपिक भी आपका चर्चा में आ गया है, जिससे कई क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी है। यहाँ पर हम देखेंगे जो 25 वर्ष आयु है, यह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर बात की जाए 18 वर्ष आपकी मतदान की न्यूनतम आयु है। यह तो हम सभी जानते हैं मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 वर्ष। तो आपके राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की आयु है वह हो जाएगी 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यहाँ पर आप सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं वरन याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, इसके साथ साथ आपका राज्यपाल, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों ही पदाधिकारियों के निर्वाचन की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होती है? 35 वर्ष। 30 वर्ष आपकी आयु होती है राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, और मतदान की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे कि आपके संविधान में कहीं पर भी, पूरे संविधान में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु इतनी होनी चाहिए, बल्कि उसके सापेक्ष में आपके कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वह आपके लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी बन सकते हैं। लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता हैं उन्हें आपका बात की जाए नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। तो 25 वर्ष क्योंकि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। जबकि संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री पद के साथ उनकी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 21वां संविधान संशोधन, तो निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सही उत्तर का चयन कर रहे होंगे और अब तक कर भी चुके होंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद बात की जाए तो 12 से 35 में किया गया है, तो इनका जो संख्या है मौलिक अधिकारों की वह कुल है 6 मौलिक अधिकार, जबकि जो आपके मौलिक अधिकार पूर्व में थे वह 7 मौलिक अधिकार थे। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे अब विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उसके लिए आपके कौन सा संविधान संशोधन किया गया है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर है 86वां संविधान संशोधन। यह आपका सन 2002 में किया गया था और इसका मतलब था कि इसके द्वारा आपके जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसमें आपके मौलिक अधिकार 21A में इसे रखा गया और इसी के साथ साथ आपके 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन आपका किया गया था सन 1993 यानी कि 1993 में, और ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज से संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन, और यह संशोधन करके आपके संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपके 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध पंचायती राज से है। अब यह संविधान संशोधन जो है आपका लागू कब किया गया था? तो यह संविधान संशोधन आपका 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। देखिए, उम्मीद तो पूरी है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और वीडियो को देखने में जो है पूरा आनंद भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर व्याख्या दी जा रही है। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि आपके जो बात की जाए प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आप चयन के साथ साथ अपने उत्तर का बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 44वां संविधान संशोधन। तो हाँ, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपके संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 44वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? तो 1978 में यह हुआ था। और इसके साथ ही साथ इसको मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300A में वर्णित किया गया। किस में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 300A में इसे वर्णित किया गया। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार विधिक अधिकार में कब परिवर्तित किया गया? 1978 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किस अनुच्छेद में अब इसे रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300A में इसे रखा गया है। लास्ट ऑप्शन था आपका 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में किया गया था, जिसके माध्यम से आपके जो 14वीं भाषा है, बात की जाए 15वीं भाषा, वह थी आपकी सिंधी भाषा। इसे संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि जब मूल संविधान आपका लागू किया गया था उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई थी? तो कुल 14 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई थी। इसके साथ साथ आपकी 8वीं अनुसूची में जब 15वीं भाषा जोड़ी गई तो वह संविधान संशोधन था आपका 21वां संविधान संशोधन 1968। तब आपकी संविधान में 15 भाषाएं हो गई। इसके बाद आपका संविधान संशोधन कौन सा किया गया? तो आपका संविधान संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 92वां संविधान संशोधन आपका 2003 में किया गया, जिसमें आपके बोडो, डोंगरी,
संथाली और मैथिली भाषाओं को जोड़ा गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारी भाषाओं को कब कब जोड़ा गया इसके बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर हो गया है और उसके साथ साथ आप सारे ऑप्शंस की व्याख्या भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में और ऑप्शन नंबर डी भाग 9 में। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। बात की जाए कि किस भाग में किया गया है, इसके लिए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख लेंगे कि भाग 2 में आपके वर्णन किया गया है नागरिकता का। आपके जो संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। और किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपके नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 3। भाग 3 जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी कुल कितनी है? तो कुल 6 है। इनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी भाग 4। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और आखिरी ऑप्शन आपका बचता है भाग 9। तो आपके पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में आपके पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपसे यह प्रश्न आसानी से बन पा रहा होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किन अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है? पूछा जा रहा है कि इनमें से जो भी आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 153, इनमें से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सबसे पहले देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। और ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 63 और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि अनुच्छेद 63 में आपके वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति पद का। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 63 में। वहीं आपका अनुच्छेद नंबर 74 यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में आपके कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद गठित की जाएगी। देखिए चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सुनिए। राष्ट्रपति पद ना लिख करके लिखा गया है कि प्रधानमंत्री पद ना लिख करके संविधान में यह बात लिखी गई है कि आपके राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह देने और सहायतार्थ हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद ना लिख करके अनुच्छेद 74 में यह वर्णित किया गया है कि आपके एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो आपके राष्ट्रपति के कार्यों में उनकी सहायता करेगा, जिसका प्रधान मुखिया प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 153 में आपके राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन, 74 में आपके प्रधानमंत्री का वर्णन और 63 में आपके उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन और 52 में आपके राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। देखिए जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य संख्या है, मतलब जो उत्तर प्रदेश के द्वारा सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं तो वह कुल कितने सदस्य जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 403 या ऑप्शन नंबर डी 100। तो देखिए फटाफट से देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका 80। तो 80 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा लोकसभा में चुन करके जाते हैं। किस में जाते हैं? लोकसभा में।
और ऑप्शन नंबर बी है आपका 31। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्यसभा में कुल 31 सदस्य चुन करके जाते हैं। तो आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 सदस्य राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के द्वारा चुन करके जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 403। 403 सदस्य संख्या है आपकी विधानसभा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 403। देखिए कहीं पर आपको 403 + 1 मिल जाएगा, वो आपके पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है, क्योंकि आपके अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन करके जो एक निर्वाचित किया जाता था, मनोनीत सदस्य किया जाता था लोक विधानसभा में, इसके साथ साथ आपके लोकसभा में, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनको एंग्लो इंडियन को हटाने के लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अब आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य संख्या रह गई है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो हमारा जो एक वीडियो पड़ा हुआ है पहले से ही प्लेलिस्ट में कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसमें अब तक कुल जितने भी 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं उनके सभी के बारे में डिटेलिंग से बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी 100। तो 100 सदस्य संख्या है आपके विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 100। लोकसभा में कितने उत्तर प्रदेश के सदस्य जाते हैं? 80। राज्यसभा में 31 और विधानसभा उत्तर प्रदेश सदस्यों की संख्या है 403। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से संघ सूची का विषय है। निम्न में से संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण, क्या यह संघ सूची का विषय है? या ऑप्शन नंबर बी पुलिस सेवा, पुलिस लोक सेवा, यह क्या आपका संघ सूची का विषय है? या ऑप्शन नंबर सी है आपका कृषि एवं सिंचाई, यह संघ सूची का विषय है? या जनगणना एवं सीमा शुल्क, यह आपका संघ सूची का विषय है। देखिए ये जो टॉपिक आपका होता है कि अनुसूचियों से संबंधित आपकी 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 अनुसूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सूची में कानून राज्य के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसे संघ की भी बात की जाए जो है सलाह मानना अनिवार्य होता है। और समवर्ती सूची में आपके केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण, यह आपका विषय किस सूची का है? तो यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। पुलिस एवं लोक सेवा, यह किस सूची का विषय है? तो यह है आपका राज्य सूची का विषय। यह आपका राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कृषि एवं सिंचाई। तो कृषि एवं सिंचाई भी आपका राज्य सूची का ही विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। तो फिर एक बार देख लीजिएगा, शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। पुलिस सेवा, कृषि एवं सिंचाई किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। नेक्स्ट है आपका जनगणना एवं सीमा शुल्क, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि संघ सूची का विषय कौन सा है? तो जनगणना एवं सीमा शुल्क। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह यह है कि आप याद रखेंगे कि जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का विषय है, वहीं जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल सकती हैं, तो आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए इसे ट्रिक से माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जनगणना, गण कहाँ होते हैं? गण मीन्स लोग। पहले सभाएं होती थी, संघ बनते थे, बौद्ध धर्म इत्यादि में संघ में कौन होते थे? गण होते थे, उन लोगों को गण कहा जाता था। तो आप याद रखेंगे कि जनगण की बात आएगी तो जनगणना कहाँ होगी? संघ सूची में, और जनसंख्या आपकी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है आपका लोक लेखा समिति में कुल सदस्य संख्या है। लोक लेखा समिति में आपके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 22, या ऑप्शन नंबर सी 15, या ऑप्शन नंबर डी 12। तो लोक लेखा समिति में जो कुल सदस्य संख्या है वह आपकी कितनी होती है? यह आप जल्दी से चयन करेंगे सही उत्तर का। तो सबसे पहले देखेंगे कि 30 जो सदस्य होते हैं वह आपके किस समिति में होते हैं? फटाफट से बताइएगा। क्या आप जान सकते हैं कि 30 सदस्य संख्या किस में होती है? तो जी हाँ, प्राक्कलन समिति में आपके सदस्यों की संख्या जो है वह कुल 30 होती है। वहीं बात की जाए जो 22 सदस्य संख्या है, यह आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो लोक लेखा समिति में आपके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य आपके लोकसभा के और 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। अब 15 सदस्य संख्या किस में है ये भी बताएंगे। तो देखिए 15 किसी समिति की सदस्य संख्या नहीं, बल्कि आपके संविधान सभा का जब गठन हुआ था, संविधान सभा
में आपके महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जब संविधान सभा का आपका गठन हुआ था, संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय उस सभा में कुल जो महिला सदस्य थी वह थी आपकी 15। नेक्स्ट है आपका 12। तो देखिए 12 आपकी क्या है, अनुसूचियाँ हैं। 12 आपकी संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार है केवल। देखिए जो आपका वित्त विधेयक है यह धन विधेयक है या नहीं है, यह प्रमाणित करने का अधिकार केवल किसको प्राप्त है, राज्यसभा को या लोकसभा को या राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो फटाफट से उत्तर का चयन करेंगे। देखिए मैं एक बार फिर कहूँगी कि आपने कितनी भी तैयारी की हो, यह जो प्रश्नोत्तरी सेशन आपके लिए लाया गया है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर चयन कर पाए हैं, ताकि मुझे भी ये आइडिया हो सके कि हाँ आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और आप कितने गहरे पानी में हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ईजी होने चाहिए। तो आप फटाफट से उत्तर का चयन कर चुके होंगे कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है केवल राज्यसभा को। जी बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा को। जी नहीं, लोकसभा का भी इसमें कोई रोल नहीं है। लोकसभा में सभी सदस्य आ जाते हैं, जैसे कि लोकसभा सदस्य, लोकसभा आपका अध्यक्ष। तो ये चीज़ आप सभी मिलकर के तो तय नहीं कर सकते हैं कि यह धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वह यह निर्धारित नहीं करता कि यह धन विधेयक है या नहीं, बल्कि यह निर्धारित करता है कि जब किसी भी वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, धन विधेयक पर, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब हो जाते हैं, तभी यह बिल का रूप ले लेता है, कानूनी रूप से, विधिक रूप से पारित हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वह धन विधेयक होने या ना होने को प्रमाणित कर रहा है। अगला है आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जी हाँ, आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष। एक प्रश्न यहीं पर और बनता है आपका कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। चूंकि जो राष्ट्रपति हैं यह अनुच्छेद 108 के माध्यम से आपके दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं, उसमें जब आपका संयुक्त अधिवेशन आहूत होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार केवल किसे प्राप्त है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष आपके वर्तमान में कौन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धन विधेयक से है। तो अब आप फटाफट से बताएंगे कि इनमें से जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका संबंध आपके धन विधेयक से है। ऑप्शन नंबर ए 108, ऑप्शन नंबर बी 112, ऑप्शन नंबर सी 110 या ऑप्शन नंबर डी 111। तो फटाफट से बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो अनुच्छेद 108, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और यह यह संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के माध्यम से बुला सकता है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन आपका किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 112 में। देखिए आपके पूरे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यह प्रश्न जो मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, व्याख्या में बोल रही हूँ, जो नहीं लिख पा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न आपके निकलेंगे कि बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 111 में, 12 में, 10 में या किसी में नहीं। तो अनुच्छेद ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें आपके बजट शब्द का उल्लेख किया गया हो, बल्कि बजट के स्थान पर आपके अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 110, और अनुच्छेद 110 में आपके धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन किया गया है, धन विधेयक का। अनुच्छेद 111 में क्या वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 111 में यह बताया गया है कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत विधेयक
विल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के माध्यम से जो विधेयक है वह कानूनी रूप लेता है, बिल में पारित होता है, तो अनुच्छेद 111 में और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत। तो उम्मीद करती हूँ कि इन सारे मैटर को आप आसानी से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग यानी कि 15 मार्च 1950 के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लेंगे कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना किस आयोग को हटा करके की गई है, बदल करके की गई है। तो योजना आयोग आपका जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, उसके स्थान पर आपका कौन सा आयोग आ गया है, तो नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को। अब नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह आपका नीति का फुल फॉर्म होता है। देखिए ये चीज़ें भी परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न अगर मैं आपसे कहूँ कि योजना आयोग आपका क्या संवैधानिक आयोग है, तो बिल्कुल भी नहीं, योजना आयोग आपका संवैधानिक आयोग नहीं है। उसी के स्थान पर नीति आयोग आया है, तो साधारण सी बात है कि नीति आयोग भी आपका संवैधानिक आयोग नहीं है, यानी कि इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अब इसके वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वह हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर अय्यर या ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। तो फटाफट से देख लीजिएगा कि नीति आयोग के आपके जो उपाध्यक्ष हैं वह हैं आपके नवीनतम उपाध्यक्ष सुमन बेरी, क्योंकि इनका अभी अभी नियुक्ति हुई है कुछ ही समय में, तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुमन बेरी आपके नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी कौन है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में भी आप लोग जान लेंगे कि जो योजना आयोग था उसमें आपके जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वह स्वयं प्रधानमंत्री होते थे। अब चूंकि उसी के स्थान पर नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। नेक्स्ट है आपका परमेश्वर अय्यर, तो नीति आयोग के नवीनतम सीईओ आपके कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सीईओ हैं आपके परमेश्वर अय्यर। अगला ऑप्शन था आपका राजीव कुमार, तो राजीव कुमार का संबंध किससे है, तो यह आपके नवीनतम ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, राजीव कुमार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चारों प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। नीति आयोग के नवीनतम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, वह नवीनतम भी है, और जब से नीति आयोग बना है तब से लगातार अध्यक्ष कौन है, आपके नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नवीनतम उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर, और वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। बात करूं आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। देखिए इस चीज को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सभी प्रश्न चुन चुन के लाए गए हैं। ऐसा मैटर लाया गया है जहां से प्रश्नों के छपने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और यही कहूँगी कि देखते हैं कितना किसमें है दम, और इन 25 क्वेश्चंस में से ऐसा कौन है जो 20 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार मिश्र, ऑप्शन नंबर सी के वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर डी नंद किशोर सिंह। तो फटाफट से उत्तर करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि CAG। भारत के CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो यह है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका वर्णन इस पद का किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 148 में आपके CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है, और वर्तमान में आपके गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला ऑप्शन है आपका अरुण कुमार मिश्र। तो अरुण कुमार मिश्र आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है, अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट है आपका के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल आपके अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि महान न्यायवादी। AG यानी कि अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो वह हैं आपके
के वेणुगोपाल। इनका संबंध किससे है, यानी कि किस अनुच्छेद से है, तो आपकी के वेणुगोपाल जो कि महान न्यायवादी हैं भारत के, यह पद का वर्णन उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 76 में। तो भारत के महान न्यायवादी पद का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है और वर्तमान में आपके महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। वर्तमान में है इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है आपका, बात की जाए जो के वेणुगोपाल भारत के महान न्यायवादी हैं, यह क्यों नियुक्त किए जाते हैं, इनका कार्य क्या है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील। भारत सरकार को जो भी कानूनी सलाह चाहिए होती है उसके लिए आपके जो नियुक्त किए जाते हैं वह होते हैं महान न्यायवादी, जो कि सरकार के पक्ष में ही वकील का काम करते हैं उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट है आपका नंद किशोर सिंह। तो इनके बारे में हम सभी जानते हैं, आसानी से जान लेंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके नंद कुमार। वित्त आयोग, देखिए लिखने में अगर कुछ मिस्टेक भी होता है या राइटिंग नहीं समझ आती है तो आप सुन भी रहे हैं, इस चीज़ से आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंद कुमार सिंह 15वें वित्त आयोग के पद पर आपके नियुक्त हैं और वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके के.सी. नियोगी। कौन थे, के.सी. नियोगी आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है, तो नंदकिशोर सिंह। एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। सीएजी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 148 में। के वेणुगोपाल महान न्यायवादी हैं, इनका वर्णन 76 अनुच्छेद में किया गया है। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। नंदकिशोर सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 14वें कौन थे, तो उन्हें भी याद रखेंगे, वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान सभा की तृतीय बैठक कब आयोजित हुई। संविधान सभा की तृतीय बैठक कब आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 1947 को। तो फटाफट से उत्तर का चयन कीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कौन सी हुई, प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को की गई। इस बैठक में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही थी, तो उन्हें भी फटाफट से जान लेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी के साथ साथ आपकी 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की, यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। किसने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका बहिष्कार कब किया गया, तो संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। आपके पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की और पाकिस्तान शब्द आपका किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट है आपका 11 दिसंबर 1946। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई और इस द्वितीय बैठक में क्या किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके क्या चुना गया, तो उन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई, तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें यह रहीं कि 13 दिसंबर 1946 को ही नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और आगे चल करके जो आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसका मुख्य आधार कौन बना, तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आपका भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रमुख आधार बना। नेक्स्ट है आपका 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को जो यह उद्देश्य प्रस्ताव आपके नेहरू जी द्वारा लाया गया था उसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब किया गया,
तो 22 जनवरी 1947 को। और इसके माध्यम से आपके कई सारी समितियां बनाई गई, जैसे झंडा समिति, इसके साथ साथ आपके प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, तो कई समितियां गठित की गई संविधान बनाने के लिए। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके गठन का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। देखिए, आपको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि प्रत्येक टॉपिक को कवर किया गया है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और बहुत ही 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। समय जरूर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा पढ़िए जो बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए 214 में, ऑप्शन नंबर बी 124 में, ऑप्शन नंबर सी 123 में या ऑप्शन नंबर डी 213 में। तो फटाफट से देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 214। ऑप्शन नंबर ए आपका कहा गया अनुच्छेद 214। इसमें आपके उच्च न्यायालय के गठन की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 214 में। 124 में आपके सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है, तो 124 में। अनुच्छेद 123 में आपके राष्ट्रपति राष्ट्रपति आपके 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं, 52, 56, 60। तीनों अनुच्छेदों के माध्यम से, यानी कि 352, 356 और 360 के माध्यम से राष्ट्रपति आपके आपात लगाते हैं। उसमें आपके जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन शक्तियां हैं, उनमें आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जब जारी होता है, तो 123 अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को 123 में अध्यादेश जारी करने का। वहीं इसी के साथ साथ राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसमें 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन, यानी कि बाह्य आक्रमण होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, या आपके 360 में वित्तीय आपात होने पर राष्ट्रपति शासन। तो ये 3 प्रकार के आपके जो आपातकालीन समय में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, अनुच्छेद 352, 56 और 60। और 123 के माध्यम से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है आपका 213। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद नंबर 213 में। देखिए, सिर्फ डिजिट का अंतर है, बाकी इनको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए, 214 में है आपका उच्च न्यायालय, 124 में है आपका सर्वोच्च न्यायालय, 123 में है आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। देखिए, यहाँ सही कर लेंगे, अध्यादेश। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लागू किया जाता है अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल के द्वारा, यानी कि 213 में आपके राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। प्रश्न है आपका, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। ऑप्शन नंबर 61, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 22। तो फटाफट से उत्तर का चयन करेंगे। वर्तमान में आपके जो 61 विषय हैं वह आपके किसमें हैं, तो राज्य सूची में। राज्य सूची में आपके कानून बनाने के लिए, कार्य करने के लिए कुल 61 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 52। तो 52 विषय आपके समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में विषय जो हैं कानून बनाने के लिए, वह कुल 52 विषय हैं। नेक्स्ट है आपका 100। तो आपकी जो संघ सूची है, वर्तमान में संघ सूची में आपके कुल 100 विषयों का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और 22 आपकी क्या है, तो 22 आपकी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं। क्या है, 22 भाषाएं हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 में।
उम्मीद करती हूँ आप अपने उत्तर का चयन कर चुके होंगे। तो फटाफट से देख लेंगे अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम होता है, चीज़ें सही नहीं लिख पाती हैं, पूरा बात की जाए 1 बाय 1 एक एक वर्ड नहीं स्पष्ट हो पाता है, लेकिन मैं बोलती हूँ, आप बोल जो मैं रही हूँ उसे सुनकर भी अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, और अगर आप लिख रहे हैं तो मुझे सुनकर भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर लिखूँ, उसे देखकर ही आप लिखें। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। और अनुच्छेद 39 में वर्णित किया गया है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 44। तो समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 44 में। देखिए 4-4 बिल्कुल बराबरी पे बात लिखी गई है, तो 4-4 बराबर बराबर कर देंगे तो, और समान सिविल संहिता, तो समान मतलब बराबर बराबर, तो अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? समान सिविल संहिता से। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 का संबंध है आपका कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन से आपका संबंधित है अनुच्छेद 48। और एक आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? पर्यावरण से। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? पर्यावरण से। ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन से, अनुच्छेद 48 का संबंध है पर्यावरण से। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 39 में आपके समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और जैसा आपको पहले भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी महान न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो देखिए जो मुख्य उद्देश्य था कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, इन ऑप्शंस के माध्यम से ज़्यादा व्याख्या देना, क्वेश्चनों को रिवाइज करवाना, वो लगभग पूरा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने रिवाइज कर लिया है। बात की जाए इन 25 क्वेश्चंस में से हमने प्रत्येक चारों ऑप्शन को इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि इस 25 से हम कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस तैयार कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाती है वह है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है आपका महान न्यायवादी, वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल, जिनका संबंध किससे है? अनुच्छेद 76 से। देखिए ये महान न्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सबकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि जो मुख्यमंत्री है किसके द्वारा नहीं की जाती है? देखिए राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है किसकी नियुक्ति? तो मुख्यमंत्री की। और यह किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अब यह 3 पदों के साथ साथ हम थोड़े और पदों के बारे में जान लेते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान न्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना, संघीय मंत्रिपरिषद के उच्च मंत्रियों को शपथ दिलाना, और इसके साथ हम याद रखेंगे उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रशासक, राजदूत, उच्चायुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला और लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब यह आखिरी प्रश्न आपके लिए कड़ी चुनौती लेकर के आ रहा है, तो फटाफट से बहुत ही समझदारी और इत्मीनान के साथ इस उत्तर का चयन करेंगे, क्योंकि आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? बहुत ही धैर्यता से उत्तर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, तसल्ली में सुनेंगे और बहुत ध्यान से उत्तर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें प्रायः गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं। दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य क्या यह भाग लेते हैं?
ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। देखिए अंतर समझिए सभी ऑप्शंस में। ऊपर भी बिल्कुल यही बात की गई है कि सभी सदनों के सभी सदस्य, लेकिन नीचे कहा गया है निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभा। नेक्स्ट है आपका दिल्ली और पुडुचेरी संघ विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो अब आप फटाफट से अपने उत्तर का चयन करेंगे। देखिए बहुत ही माइनर अंतर है। पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया है दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरे में कहा गया है इसके साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। सी ऑप्शन कहा गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है दोनों सदनों के और विधानसभा तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ सभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, हाल ही में आपके द्रौपदी मुर्मू नवीनतम राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इसलिए आपके राष्ट्रपति के जो प्रश्न बन सकते हैं उनसे निकल सकते हैं वे सभी अति महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो उनके चुनाव में भाग लेते हैं दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के, इसके साथ साथ विधानसभा के और दिल्ली और पुडुचेरी संघ विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इस चीज को याद रखेंगे, सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य क्यों भाग लेते हैं या कब से भाग लेते हैं। तो देखिए जब संविधान बनकर के लागू हुआ था तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, वरन यह चीज आपकी कब लागू की गई तो 70वां संविधान संशोधन आपका किया गया था। 70वां संविधान संशोधन उसके माध्यम से कहा गया था, यह 1992 में आपका किया गया था। उसमें यह बात कही गई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एवं पुडुचेरी के भी सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो भाग लेते हैं उनके बारे में भी आप आसानी से समझ चुके हैं। राष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। इसके बाद याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 53 में। चुनाव की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में बताया गया है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात की गई है, जिसके अनुसार यह वर्णित है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन हो सकता है, उसका पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं और 59 में उसके वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। वहीं 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी प्रश्न यह मैंने आपको करवाए हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे होंगे। इनकी जो व्याख्या आपको प्रस्तुत की गई है यह सभी आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक मुख्य भूमिका निभाने वाली है। तो इन सभी प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे, वीडियो को रिवाइज करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी भी मेहनत की गई है, आपके लिए महत्वपूर्ण रहा है, देखिए कोई भी कार्य करने में बहुत ही मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सकें। और इसी तरह कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को अब तक लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएँ और आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। और हाँ, एक बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इन 25 क्वेश्चंस में से किन किन के 20 क्वेश्चन सही हुए हैं यह बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।